हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में स्टडी करवाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं और जो इसके रूलर्स हैं अशोका, बिंदुसारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी इनके बारे में। अगर आप एक बार ये वीडियो पूरी डिटेल में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से चाहिए होगी। यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य डायनेस्टी। इन द 4th century BC, Nanda kings ruled Magda dynasty and this dynasty was the most powerful kingdom of the north। मैं आपके यहाँ पे लाइन टू लाइन स्टडी करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ आ सके। 4th century BC में जो मगधा डिनेस्टी है उनके ऊपर जो रूल था नंदा किंग्स ने किया। ओके, एंड जो ये मगधा डिनेस्टी थी ये सबसे पावरफुल किंगडम था नॉर्थ का। नॉर्थ के इलाके में जो ये मगधा था ये सबसे पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली राज्य था। वहाँ पर जो नंदा किंग्स थे वो वहाँ पे उस टाइम शासन कर रहे थे। A Brahmin minister called Chanakya, also known as Kautilya, trained a young man Chandragupta Maurya। एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे, एक पंडित थे। उस टाइम एक पंडित थे जिनका नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध पंडित थे उस टाइम के। तो उन्होंने जब देखा कि मगध डायनेस्टी के ऊपर जो नंदा किंग्स है वो रूल कर रहे हैं और जो उस टाइम की जो वहाँ की जनता है वो उन राजा से खुश नहीं थी, क्योंकि जो राजा थे अपने प्रजा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे और बहुत ज़्यादा क्रूल थे नंदा किंग्स। तो उनको रिप्लेस करने के लिए इसने चाणक्य जो पंडित हैं इन्होंने एक शर्त ली थी कि इन्होंने कसम खाई थी कि नंदा किंग्स का यहाँ से जो रूल है वो ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने एक यंग मैन को उन्होंने ट्रेन किया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta organized his own army and overthrew the Nanda king Dhananand in 322 BC। जो धनानंद थे, जो नंदा के सबसे पावरफुल राजा रह चुके हैं इस शासन में, जो नंदा किंग्स के धनानंद थे वो बहुत पावरफुल थे, बहुत क्रूल थे, बहुत पावर थी उनकी, लेकिन वो अपनी प्रजा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। मतलब कि टैक्स बहुत ज़्यादा था उनकी प्रजा के ऊपर और अगर नहीं पे कर पाती थी प्रजा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि स्ट्रिक्टनेस कर देते थे, बहुत ज़्यादा तंग करते थे अपनी जनता को। तो जो चाणक्य थे वो ये सब नहीं देख सकते थे, उन्होंने इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और नंदा किंग धनानंद को उसके शासन से बाहर कर दिया। Therefore, Chandragupta Maurya is supposed to be the first king, also founder of the Maurya dynasty। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अपनी डायनेस्टी के फर्स्ट राजा थे। उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत की। His mother's name was Moor, so he was called Maurya in Sanskrit, which means the son of Moor, and thus his dynasty was called Maurya dynasty। जो इनकी माता थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी, उनका नाम था मूर। तो इसलिए जो मतलब कि संस्कृत में मौर्य है वर्ड है उसका मीनिंग है सन ऑफ मूर, मूर का बेटा। तो उन्होंने अपनी माता के नाम पर इस डायनेस्टी को जो था नाम दिया, तो ये डायनेस्टी कहलाने लगी मौर्य डायनेस्टी। हम यहाँ पे जो ये नंदा किंग्स हैं जो भी थे, धनानंद थे, महाधनानंद थे, जो भी थे, इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन अभी हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मौर्य डायनेस्टी क्या, हम उसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछ होता है कि धनानंद को किसने युद्ध में हरा के उनके शासन से उनको दूर करके अपनी जो डायनेस्टी थी उन्होंने शुरुआत की। तो वो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चाणक्य है उनको किस नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है कौटिल्य। कौटिल्य भी इनका दूसरा नाम है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पुट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और थर्ड होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कब डिफीट किया, 322 BC में। और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था, मूर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन पुट होता है कि मौर्य जो वर्ड है उसका संस्कृत का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो संस्कृत में इसका जो मीनिंग है वो है सन ऑफ मोर। तो यहाँ से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुट किए जा सकते हैं।
अब हम आगे मगध एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। इनका जो शासनकाल था वो 322 से 298 BC तक का था। स्कॉलर्स सजेस्ट दैट ही वाज ओनली 25 ईयर्स व्हेन ही कैप्चर्ड पाटलिपुत्र फ्रॉम द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी धनानंद। स्कॉलर्स ने इनके ऊपर स्टडी की है, इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की है। उनके सजेशन से ये लगता है कि जब भी ये चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ 25 साल के थे, जब उन्होंने नंदा डायनेस्टी का जो धनानंद था उनको डिफीट करके उनसे जो पाटलिपुत्र राज्य था वो अपना कर लिया था। First of all, he established his power in Indo-Gangetic plains and later marched towards northwest. सबसे पहले उन्होंने अपनी पावर इंडो-गंगेटिक प्लेन्स, जो एरिया थे इंडो-गंगेटिक के, वहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते गए। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पुट होता है वो ये क्वेश्चन पुट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का नंदा डायनेस्टी जो धनानंद थे उनसे जब युद्ध हुआ था, जब उन्होंने पाटलिपुत्र को जब पाया था, प्राप्त किया था, तो उनकी एज उस टाइम कितनी थी? 25 ईयर्स। ओके। And Chandragupta soon conquered the whole region of Punjab. Seleucus Nicator, a Greek general of Alexander, held some of the land in the extreme north. चंद्रगुप्त मौर्य थे जो उन्होंने कुछ टाइम पाकर पंजाब के जो मोस्टली एरियाज पंजाब के थे उन पर अपना शासन प्राप्त किया था, जो उन्होंने था वहाँ पे अपना राज कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये अलेक्जेंडर का एक जर्नल था। सेल्यूकस निकेटर हेल्ड सम द लैंड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसने नॉर्थ वाली साइड, जो नॉर्थ एरिया था, वहाँ पर जो कुछ ज़मीन थी उस पर उसका कब्जा था। Therefore Chandragupta fought a long battle against him and at last defeated him around 305 BC and a treaty was signed. चंद्रगुप्त मौर्य का जो अलेक्जेंडर का जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ युद्ध चला काफ़ी टाइम तक, मतलब अराउंड 305 BC तक जो उनका जो युद्ध था वो चला, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी में क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी सेल्यूकस निकेटर called the Trans-Indus territories, namely area, Hurt, Arukizia, Kandhar, Gedrosia, Baluchistan and Propnesia, Kabul to the Maurya Empire, and in exchange Chandragupta made a gift of 500 elephants to Seleucus. इस ट्रीटी में ये साइन किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको कहा सेल्यूकस निकेटर को, जो ये एरिया थे, फर्स्ट एरिया था एरिया जिसको हर्ट बोला जाता था, एरोक्सिया जिनको कंधार के नाम से जाना जाता है, गैड्रोसिया बलूचिस्तान एंड काबुल, कि वो ये सारा जो भी ये एरियाज़ हैं वो चंद्रगुप्त को सौंप दें और चंद्रगुप्त उनको बदले में 500 हाथी देंगे। Seleucus also gave his daughter in marriage to the Mauryan prince, or it is supposed that Chandragupta married Seleucus' daughter, a Greek Macedonia princess, as a gift from Seleucus to formalize an alliance. तो इस ट्रीटी के लिए जो था सेल्यूकस निकेटर राजी हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे सारे उनके जो भी एरिया उनके अंडर आते थे वो ले लिए और सेल्यूकस को 500 जो एलिफेंट्स थे वो गिफ्ट किए। और साथ ही साथ सेल्यूकस ने अपनी बेटी थी जो उनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर दी, जो मतलब कि मैसेडोनिया की प्रिंसेस कहलाती थी, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है टू फॉर्म एन एलियंस, अपने रिश्ते पक्के करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। इन दिस वे ही टुक हिज कंट्रोल अवर इंदुज रीजन, सम पार्ट ऑफ विच इज़ नाउ इन मॉडर्न अफ़गानिस्तान। तो इसी तरीके से मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने इंदू का जो इलाका था वहाँ पे भी अपना कंट्रोल कर लिया, जो आजकल मॉडर्न अफ़गानिस्तान में ये एरिया आता है। लेटर ही मूव टूवार्ड्स सेंट्रल इंडिया एंड ऑक्यूपाइड द रीजन नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की तरफ, सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया और जो नर्मदा रिवर थी जो नॉर्थ में, उसके आसपास के जो इलाके थे उस इलाकों पर उन्होंने अपना शासन प्राप्त किया। नेक्स्ट, इन एडिशन टू दिस ट्रीटी, मेगास्थन्स वाज सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त एंड डिमोकिस टू बिंदुसार's कोर्ट एज अ ग्रीक एम्बेसडर्स। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर था उन्होंने में कुछ मेगास्थन्स था जो उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और डिमोकिस था जो बिंदुसार के जो दरबार में एज अ ग्रीक एम्बेसडर बन के पहुँचे। चंद्रगुप्त embraced Jainism towards the end of his life and stepped down from the throne in favor of his son बिंदुसारा। चंद्रगुप्त का जब थोड़ी टाइम उन्होंने, जब उन्हें उनका जो राज्य था उन्होंने उस पर राज किया, लेकिन जो अपनी
बूढ़े होते गए तो उन्होंने जो अपना जो ताज था, जो उनकी सीट थी, उन्होंने अपने बेटे बिंदुसारा को सारा राज्य सौंप दिया। लेटर ही चंद्रगुप्त along with Jain monks led by Bhadrabahu went to Shravanabelgola nearby Mysore and starved himself to death in typical Jaida fashion। जो बिंदुसारा के फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो जैन धर्म था उसको अपना लिया था और वो श्रवण बेलगोला चले गए थे जो मैसूर के पास है, और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को मृत्यु की तरफ एक ज़्यादा फैशन में ले जाना शुरू किया और मृत्यु प्राप्त की। तो ये जैनी बन चुके थे और इन्होंने अपना सारा राज्य अपने बेटे बिंदुसारा को सौंप दिया। तो ये थी चंद्रगुप्त की कहानी जो हमने अभी पढ़ी है। इस वजह से मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं कि धनानंद को किसने डिफीट किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जब डिफीट किया तो उनकी एज कितनी थी, 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। ओके, तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन ये पुट हो सकता है कि जब पंजाब के कुछ इलाकों पे उन्होंने अपना शासन प्राप्त किया तो कुछ इलाके उनके अंडर नहीं आ पाए, तो उन इलाकों पर किसका राज था, तो सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा जो युद्ध था वो किसके साथ चला, सेल्यूकस निकेटर के साथ, और सेल्यूकस निकेटर के साथ उनकी एक ट्रीटी भी साइन हुई। तो उस क्वेश्चन ये पुट हो सकता है कि इस ट्रीटी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या गिफ्ट किया था, 500 एलिफेंट्स गिफ्ट किए थे। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मैरिज हुई थी वो मैसेडोनिया प्रिंसेस के साथ हुई थी। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये पुट हो सकता है कि सेल्यूकस निकेटर के दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा गया था, मेगास्थनीज को, और बिंदुसारा के दरबार में किसको भेजा गया था, डायमॉक्स को। ओके, जो ये क्या बनकर आए थे, ग्रीक एम्बेसडर्स बनकर आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ से पुट हो सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिंदुसारा नेक्स्ट हमारा जो आते हैं बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जिन्होंने शासन किया वो बिंदुसारा हैं। उन्होंने शासन किया 297 से 272 BC। चंद्रगुप्त रूल्ड for around 25 years and after that he left his throne for his son बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 साल तक अपना राज किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो थ्रोन, अपनी गद्दी थी वो अपने बेटे बिंदुसारा को दे दी। बिंदुसारा was called by the Greeks as अमित्रघाटा मीनिंग स्लेयर ऑफ एनिमीज। बिंदुसारा को कुछ ग्रीक्स ने नाम दिया अमित्रघाटा, जिनका मीनिंग था स्लेयर ऑफ एनिमीज। According to some scholars, Bindusara have conquered the Deccan up to Mysore। According to scholars, अगर कुछ जानने में आता है कि ये जानो कि जो बिंदुसारा है उन्होंने मैसूर के कुछ इलाकों तक राज कर लिया था। Bindusara conquered 16 states comprising the land between the two seas as confirmed by the Tarantha, the Tibetan monk। बिंदुसारा ने 16 स्टेट्स थी जो वो उन्होंने जीत में हासिल की थी, और उसमें जो एक ज़मीन ऐसी थी जो 2 समुद्रों के बीच में आती थी, जो एक कंफर्म की गई थी किसी तरनथा जो तिब्बतियन मॉन्क था उनके द्वारा। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, मौर्य इन्वेडेड अप टू फॉर साउथ। धीरे धीरे जो मौर्य जो डायनेस्टी है वो साउथ की तरफ बढ़ने लगी। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसारा द मौर्य डायनेस्टी एक्सटेंडेड एज फार एज मैसूर एंड देयरफॉर इंक्लूडेड ऑलमोस्ट द होल इंडिया बट एक्सक्लूडेड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड ट्रायल एंड फॉरेस्टेड एरियाज नियर कालिंगा, ओडिशा एंड द किंगडम ऑफ एक्सट्रीम साउथ वर नॉट द पार्ट ऑफ एम्पायर। जब बिंदुसारा का राज चल रहा था तो उस टाइम जो मौर्य डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ने लगी, और जो मैसूर इलाका था उसमें काफ़ी हद तक उनका जो राज था वो प्राप्त उनको हो चुका था। और यही लगा के चलो कि जो पूरा इंडिया था उनके अंडर आ चुका था। इनका जो किंगडम था बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम है इनका, लेकिन कुछ कलिंगा जो उड़ीसा में है उसके कुछ फॉरेस्टेड रीजन्स थे, जो इलाके थे तो वो इनके अंडर नहीं आए, और कुछ साउथ के जो कुछ पार्ट्स थे वो भी इनका पार्ट नहीं बन पाए इनके एम्पायर का। और कलिंगा वार भी अपने सुना होगा, जो अशोका ने लड़ाई की थी, कलिंगा की सबसे बड़ी लड़ाई थी, उसके बाद अशोका ने संन्यास ले लिया था अपनी गद्दी से, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इलाके थे
इनको छोड़ के बाकी सारा इंडिया इनके अंडर आ चुका था। बिंदुसारा आल्सो हैड कॉन्टैक्ट विद द सेल्यूसिड सायरन किंग एंटियोक्स फर्स्ट हु सेंट डायमोचियस एम्बेसडर्स टू हिज बिंदुसारा कोर्ट। बिंदुसारा का कॉन्टैक्ट बना सेल्यूसिड सायरन किंग जो एंटियोक्स फर्स्ट थे, जिनको बिंदुसारा के दरबार में जिन्होंने डायमोचियस को भेजा था एक एम्बेसडर बना के। बिंदुसारा आस्क्ड एंटियोक्स फर्स्ट आस्किंग फॉर स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड अ सोफिस्ट। The latter sent all but not a sophist because sending a sophist was prohibited by the Greek law. बिंदुसारा ने एंटियोक्स फर्स्ट को स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स थी जो और सोफिस्ट के बारे में ऑफ़र किया, तो उन्होंने बाद में इन सब चीज़ों को भेज दिया था, लेकिन जो सोफिस्ट थी वो ग्रीक लॉ के अकॉर्डिंग बैन थी, तो वो नहीं उन्होंने जो है मतलब एक्सेप्ट की। बिंदुसारा केप्ट इंटरेस्ट इन द आजीविकाज अ रिलीजियस सेक्टर। जो बिंदुसारा थे उनका जो इंटरेस्ट, जो उनकी रुचि थी वो आजीविकाज में थी। And Bindusara appointed his son Ashoka as the governor of Ujjain, who later suppressed as a revolt at Takshila. बिंदुसारा ने जो मतलब कि उज्जैन इलाका था उनके अंडर, उज्जैन का जो गवर्नर था वो अशोका को घोषित कर दिया था उन्होंने, जो उनके बेटे थे अशोका उनको। लेकिन उसके बाद एक रिवोल्ट हुआ जो तक्षशिला के पास हुआ। ओके, उन्होंने तक्षशिला के पास एक रिवोल्ट किया। ठीक है, तो ये थी बिंदुसारा की कहानी। तो बिंदुसारा के ऊपर जो क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो वो ये क्वेश्चंस पुट होते हैं कि बिंदुसारा को ग्रीक्स ने किस नाम से पुकारा था? अमित्रघटा, जिनका मीनिंग था स्लेयर ऑफ एनिमीज। ओके, स्लेयर ऑफ एनिमीज मतलब स्लेयर का मीनिंग वध करने वाला, ये जो शत्रु है उनका वध करने वाला इनको बोला गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट होता है। और उसके बाद ये पुट होता है कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर अपना शासन प्राप्त किया, तो मैसूर जो इलाका था वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपना राज किया। और बिंदुसारा ने कितनी स्टेट्स को कन्वर्ट किया, तो 16 स्टेट्स को। और बिंदुसारा ने कैसी कौन सी जगह थी जिसको अपने अंदर राज्य के लेकर आए, तो वो थी द लैंड बिटवीन द 2 सीज। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और भी हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बिंदुसारा के राज के समय उनके अंडर कौन कौन से राज्य नहीं थे। तो कलिंगा था जो उड़ीसा का फॉरेस्टेड रीजन था उसका, वो इनके अंडर नहीं आ सका। और कुछ एक्सट्रीम साउथ पार्ट से जो इनके अंडर नहीं आ सके। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जो इनका कॉन्टैक्ट किसके साथ था, तो सायरन किंग एंटियोकस फर्स्ट के साथ था। और एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एम्बेसडर किसको बनाकर बिंदुसारा के दरबार में भेजा, तो डायमोक्स जो इनके द्वारा एक भेजा गया था। और बिंदुसारा ने एंटियोकस फर्स्ट को क्या क्या ऑफर किया था? स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पुट हो सकता है कि जो सोफिस्ट है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई, क्योंकि वो ग्रीक लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी, बैन थी, बंद थी उस टाइम करना। ओके, और एक क्वेश्चन ये पुट होता है कि बिंदुसारा किस रिलीजियस सेक्ट में विश्वास रखते थे, रुचि रखते थे, तो वो था आजीविकास। और बिंदुसारा ने उज्जैन का गवर्नर किसको अनाउंस किया था? अशोका को अनाउंस किया था। तो हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, अशोका द ग्रेट। अशोका के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। अशोका थे जो मौर्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग थे, और इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और इनकी सबसे बड़ा जो युद्ध था कलिंगा वॉर, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अशोका थे उनका जो राज था वो 268 से 232 BC के बीच में रहा है। अंडर अशोका मौर्य एम्पायर रीच्ड इट क्लाइमेक्स। जो अशोका का जब राज था तो मौर्य एम्पायर बिल्कुल क्लाइमेक्स पे था, मतलब हर जगह मौर्य एम्पायर ने पूरे इंडिया में हर जगह अपना जो राज था वो कर लिया था। और मौर्य एम्पायर बहुत रिच, बहुत पावरफुल था। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल सब कॉन्टिनेंट लिविंग ऑन द एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर इम्पीरियल कंट्रोल। होल सब कॉन्टिनेंट, होल इंडिया, सिर्फ कुछ साउथ के कुछ पार्ट्स लाइक जैसे मैंने को बताया उड़ीसा, कलिंगा जो पार्ट था उसका, वो इनके अंडर नहीं था। तो उसके अलावा सब पार्ट्स इनके अंडर थे। देयर वाज एन इंटरवल ऑफ 4 years बिटवीन अशोका's accession to the throne 273 BC एंड हिज एक्चुअल कोरोनेशन 269 BC। इनको अपनी गद्दी पे जो कोरोनेशन था इनका, जो मतलब कि इनको जब ताज मिला उसके लिए बहुत 4 साल का फ़र्क था इनका।
273 BC से लेकर 269 BC। इनको गद्दी के लिए जब इनको अनाउंस किया गया कि इनको जो है इनके पिता की गद्दी दी जाएगी, तो वो 273 में थी, लेकिन जो एक्चुअल कॉरोनेशन का जो राज तिलक हुआ था वो 269 BC में हुआ था। क्योंकि इसका क्या कहना है कि जिनके कुछ ब्रदर्स थे तो वो नहीं चाहते थे कि जो अशोका है वो बैठे गद्दी पर, वो अपना राज प्राप्त करना चाहते थे। तो बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने 4 years के बीच में। Therefore, it appears for the available evidence that there was a struggle for the throne after Bindusara's death. बिंदुसारा की डेथ के बाद इनको अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। However, it is clear that succession of Ashoka was a disputed one. The most important event of Ashoka reign was his victorious war with Kalinga in 261 BC. अगर हम अशोका की स्टोरी डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो अशोका की जो लाइफ है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। सबसे बड़ा तो जो उनका अशोका के राज में सबसे बड़ा जो युद्ध था ना, उनका विक्टोरियस युद्ध था जो वो कालिंगा का था 261 BC में जो हुआ था, इसमें बहुत खून खराबा हुआ था। देयर वॉज नो एविडेंस अबाउट द एक्चुअल कॉज ऑफ द वार बट बोथ द साइड सफर्ड हैवी लॉसेस। इसका कोई रीज़न नहीं है, आज तक प्राप्त नहीं हुआ है एक्चुअल रीज़न। बस ये कहा जाता है कि जो कालिंगा था, कलिंगा जो राज्य था वो अपनी हार मानने के लिए राजी नहीं था, अशोका के सामने घुटने टेकने के लिए राजी नहीं था, तो अशोका को उनके साथ अपना युद्ध करना पड़ा। और लेकिन इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा इनके जो सिपाही थे वो मारे गए, बहुत खून खराबा हुआ, जिनको देखकर जो अशोक थे वो घबरा गए थे और उसके बाद इन्होंने जो अपना गद्दी थी वो त्याग दी थी। Ashoka was saddened by the bounds and he himself described the effect of war in the rock edict 13th। तो अशोका जो मतलब इनको भी बहुत सारी चोटें आई थी, बहुत जख्मी हुए थे और बहुत ज़्यादा इनको झटका लगा था इस युद्ध के बाद। तो इस युद्ध में जो जो इफ़ेक्ट पड़े थे राज्य पर, जो राज खजाना था उसके ऊपर, कुछ भी था, तो उन्होंने रॉक एडिक्ट 13 के बीच में इस भाग के बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया है। राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वॉर he annexed Kalinga to the Maurya Empire and they decided for the no more wars। इन्होंने इस वॉर के बाद ये कह दिया था कि मतलब कि मौर्य एम्पायर के अंदर ये कलिंगा आ चुका था और उसके बाद डिसाइड कर लिया था इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कलिंगा वार वाज दैट अशोका एम्बेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता। तो उसके बाद कलिंगा वार के बाद ये जो बुद्ध धर्म था, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और जो बुद्ध धर्म के अंदर जो इन्होंने अपनाया उसका रीज़न ये था कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो उपगुप्ता थे, उनके ये विचारों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने जो बुद्ध धर्म था वो अपना लिया था। While he maintained a large and powerful army to maintain peace and authority, Ashoka expanded friendly relations with states across Asia and Europe and sponsored Buddhist missions। उनकी जो आर्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो हर जगह शांति चाहते थे। तो अशोका ने एशिया, यूरोप ऐसे इलाकों के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हुए थे एंड उन्होंने बुद्धिस्ट जो मोंक थे, तो उन्होंने जो बुद्धिस्ट धर्म था ना उसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया। उन्होंने एक मिशन चलाया कि हर जगह जा जाके जो बुद्ध धर्म है उसको प्रचार किया जाए, उनका जो है प्रचार किया जाए हर जगह, मतलब कि जो बुद्ध धर्म है उसका प्रचार करते थे वो जा जाके। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मिशनरीज़ को उन्होंने मतलब कहा कि जगह जगह जाए। मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलाज एंड पांड्याज एंड 5 स्टेट्स रूल्ड बाय ग्रीक किंग्स वर सेंट बाय अशोका। जो चोला है, पांड्या है, या जो ग्रीक किंग्स के द्वारा जो 5 राज्य थे ऐसे जहाँ पे ग्रीक किंग्स का राज था, तो वहाँ पे भी इन्होंने मिशनरीज को भेजा, वहाँ जाके बोला कि ये बुद्ध धर्म का जाके प्रचार करें। ही आल्सो सेंट मिशनरीज टू साइलोन एंड बुर्मा एंड आल्सो पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इन्होंने साइलोन, बुर्मा और साउथ ईस्ट एशिया में भी इनको भेजा। महेंद्र तिवाला, the only one mentioned in an inscription, Kunala and Taluka were prominent among Ashoka's son। महेंद्र तिवाला में से एक ही नाम इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया है। कुनाला एंड तलुका जो ये थे अशोका के पुत्र थे। 2 of his daughters, इनकी 2 बेटियाँ भी थी, संघमित्रा एंड चारुमती। ओके, तो इन्होंने अपने, इसमें नहीं बताया गया लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने अपने जो बेटे और बेटियाँ थे उनको भी एक एज ए मिशनरी जो मतलब भेजा था जगह जगह बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेटर मौर्य।
लेटर मौर्य 230 to 184 BC के बीच का है ये। द मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC। 232 BC में जो अशोका थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद मौर्य एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस 2 पार्ट्स वर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जो ये 2 पार्ट्स इनका नाम था ईस्टर्न और वेस्टर्न। कुनाला द सन ऑफ अशोका रूल्ड द वेस्टर्न पार्ट। जो अशोका के पुत्र थे कुनाला, तो वो वेस्टर्न पार्ट पर राज करते थे। एंड ईस्टर्न पार्ट था जो उसके ऊपर रूल करते थे दशरथा, वन ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अशोका, जो अशोका के ग्रैंड सन्स थे। एंड लेटर वाई समृति, सलुस्का, देवरमन, सतधनवन एंड फाइनली वाई ब्रीधरथा। ब्रीधरथा भी बहुत अच्छे राजा थे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब कि ये सारे जो थे आगे जिन्होंने इनके जो रूल था इनको चलाते रहे। ब्रीधरथा द लास्ट मौर्य रूलर वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र संघा इन 184 BC। जो ब्रीधरथा थे वो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट राजा थे, लास्ट रूलर थे, जिनको हराया था पुष्यमित्र संघा ने 184 BC में। और पुष्यमित्र संघा ने अपनी एक डायनेस्टी बनाई थी, संघा डायनेस्टी, जो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये थी फुल डिटेल मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मौर्य डायनेस्टी के बारे में। और जो अशोका है उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी। क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, उनकी फैमिली के बारे में सब पूरा डिटेल में होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।